तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन, पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आशार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर संस्कृति की भावी की संस्कृति शान। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है, जो कि बापू के प्रति लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के प्रति। हम सभी का जीवन अगर उनके आदर्शों पर चलेगा तो हम एक आदर्श जीवन की तरफ बढ़ेंगे। उनका जीवन हम सभी जानते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से केंद्रित रहा है और उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है। गांधीवादी विचारधारा भी यही कहता है। और हमारा जो खंडकाव्य है आज का, जिसका नाम है, शीर्षक है मुक्ति यज्ञ, यानी एक ऐसा यज्ञ जिसमें मुक्ति के लिए आह्वान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कथानक चित्रित है, नमक तोड़ने का कानून। वहीं से सारी कथा शुरू होती है, वहीं कथानक शुरू होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा में खंडकाव्य संबंधी प्रश्न आते हैं, जो कि 5 नंबर के होते हैं, और खंडकाव्य को आपको बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को पढ़कर और उसे उत्तर देना होता है। लेकिन यूपी बोर्ड के चैंपियंस, आप ये भी जानते हैं कि आप अगर इन जिलों से हैं तब आपको इस खंडकाव्य का उत्तर देना जरूरी है, या इस खंडकाव्य को लिखना जरूरी है। अगर आप कानपुर से हैं, कानपुर नगर, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर, फिर कानपुर देहात, अमरोहा और काशरगंज, तो इतने विद्यार्थी अगर आप इन जिलों से हैं तो ये कक्षा आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है, शीर्षक है मुक्ति यज्ञ। इस खंडकाव्य का उत्तर कैसे देना है, सबसे पहले एक बार मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे जिलों के नाम आप देख सकते हैं, अगर आपके जिले इसके अंतर्गत आते हैं, आप यहां से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा में आपके प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की प्रमुख घटना पर प्रकाश डालिए, पृष्ठभूमि संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए, प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए, खंडकाव्य में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। तो मैं महत्वपूर्ण 2 से 3 प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न होंगे, उत्तर एक होगा, फिर कुछ प्रश्न की श्रृंखला लाएंगे। और इसमें आप देखोगे 2018 में आया, 18 में, 18, 16, 17, 17 में, 16 में, 15 में, मतलब ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त काव्य खंड काव्य का सार क्या है। आखिर ये जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, इसके अंतर्गत क्या क्या चर्चाएं हैं, क्या क्या बातें, गौर से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नमक सत्याग्रह और डांडी यात्रा। हम सभी जानते हैं कथानक का प्रारंभ अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध से होता है। आप जानते ही होंगे, नमक पर कानून लगाया गया था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आज की परिस्थिति में क्या है, हम खाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, मतलब हम कुछ कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं अपनी सैलरी पर, फिर हम कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, हम बाइक खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं उसका टैक्स देते हैं, डीजल भरवाते हैं उसका टैक्स देते हैं, हर तरीके के अलग अलग कर होते हैं। तो वैसे ही नमक पर कानून लग गया था। यहाँ पर देखेंगे नमक पर विरोध हुआ था, इस कानून के कारण विरोध हुआ था। तो महात्मा गांधी ने इस अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का मार्ग चुना। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह किया और पूरी तरह से इसका विरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि गांधी जी का तरीका ही था शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना है और विरोध करना है। वे साबरमती आश्रम से 24 दिनों की पदयात्रा कर दांडी पहुंचे और समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। अगर कवि के शब्दों में बात की जाए कि वह 24 दिनों का पथ व्रत, 200 मील किए पद पावन, स्थल स्थल पर रुक पाजन पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। ये पंक्तियां आप ऐसे ही शुरू करोगे। सबसे पहला पॉइंटर आप लिखोगे इसका कथानक क्या है, इसकी कथावस्तु क्या है, और फिर आपके सामने वो पॉइंटर आएगा कि आप इसमें सबसे पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ोगे कि आखिर नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा किस बारे में बात करती है। ठीक, अब उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। फिर आप लिखोगे जन चेतना और दमन चक्र, मतलब लोगों के अंदर चेतना जगाने का काम किया। जन मतलब लोगों के मन में, कि वो चेतित हों, यानी वो जागें और अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ें। और दमन चक्र की सरकार की नीतियों का दमन करना है, इसके लिए नीतियां बनाई जाए, सरकार का विरोध किया जाए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। यही बात है। फिर आप लिखोगे कैसे उत्तर को। देखो, जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखोगे आपका स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है, बहुत ही क्लियर, क्रिस्प, शॉर्ट, मतलब संक्षिप्त हो, सीधी बात हो। जैसे गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अमानवीय व्यवहार किया, अत्याचार किया, आप सभी जानते ही हैं। और गांधी जी सहित अनेक नेताओं को कारागार यानी जेल में डाल दिया। किंतु दमन चक्र जितना तीव्र हुआ, स्वतंत्रता की अग्नि उतनी ही प्रज्वलित हुई। जितना ही अंग्रेजों ने कोशिश की कि हमें दबाया जाए, उतने ही यहाँ के लोग और ज्यादा ऊर्जा के साथ में और ज्यादा भयावह तरीके से विद्रोह पे उतर आए, और इस प्रकार से उन्होंने अपने इस आंदोलन को सफल बनाया। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन और साइमन कमीशन।
तो गांधी जी ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं जैसे कि खादी के वस्त्र पहनना, इनके प्रयोग पर संदेश दिया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। वर्ष 1927 में जब साइमन कमीशन आया तो चिल्लाने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। बहुत बड़े स्तर पर यह विद्रोह हुआ था और इसी के नारे के साथ पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। लेकिन गांधी जी का नियम आप सभी जानते ही है कि बहुत सीधा था, सत्य और अहिंसा के पथ पर रहकर काम करना है। हमें सत्य बोलना है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस अपनी बात रखनी है, प्रेम से बात रखनी है और जो चीज गलत हो रही है उस पर सवाल करना है। यही गांधी जी का विचारधारा था। गांधी जी जो गांधीवादी दर्शन है वो यही कहता है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते ही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया था उसके बाद समय गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का अल्टीमेटम दिया। अब भारतीयों की मांग केवल सुधार नहीं थी बल्कि पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। अब ये नहीं कह रहे थे कि भाई हमारे लिए अच्छे नियम बना दो, हमें बढ़िया कर दो, हमारे सड़कों को अच्छा कर दो, हमें नौकरी दे दो, कुछ नहीं। हमने कहा कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब आप भाग जाओ, अब आप हमारे देश को छोड़कर जाओ। यही एकमात्र उद्देश्य था पूर्ण स्वराज का। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की चालें या चूलें हिला दी, मतलब पूरी तरह से डगमगा कर रख दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की विभीषिका। अंग्रेजों ने अपनी पराजय देखते हुए फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए। ये वो हिंदू मुस्लिम जो हमेशा से अंग्रेजों के प्रति लड़ते आ रहे थे, खिलाफ युद्ध करते आ रहे थे, संघर्ष करते आ रहे थे, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई और सबको लड़ा दिया। आज आप देखते हैं सांप्रदायिक दंगे आज भी होते हैं, आज भी हमारे देश में परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, इसीलिए आज भी ये तर्कसंगत हो जाता है कहीं ना कहीं। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन देश दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। अब मुक्ति यज्ञ जो हमारा खंड काव्य है, ये इन्हीं पूरे कथानक संदर्भों, कथा वस्तुओं में चलता है। अगर प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य और समस्याओं की बात करें कि इस कथा वस्तु में यानी इस खंड काव्य में क्या क्या ऐतिहासिकता है, किन समस्याओं पर चर्चा है, तो सबसे पहली बात ऐतिहासिकता, यानी कि यह काव्य केवल कल्पना नहीं है। ये जो खंड काव्य मुक्ति यज्ञ है पंत जी का, ये ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनेशन है, केवल कल्पना करके लिख दिया गया हो, नहीं, कल्पना नहीं है बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। इसमें असहयोग आंदोलन से लेकर आजादी तक का प्रमाणिक चित्रण है। गांधी जी का क्या योगदान रहा, तो गांधी जी ने घृणा के बदले प्रेम और हिंसा के बदले अहिंसा को अस्त्र बनाया, शस्त्र बनाया और उन्होंने अछूत उद्धार और सांप्रदायिक एकता पर बल दिया कि सभी जातियां, सभी लोग, सभी वर्ग सब समान है, सम धर्म समभाव का प्रयोग होना चाहिए, इस नियम को हमें मानना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की समस्या। अब जब हम स्वतंत्र हो गए, इस खंड काव्य में यह भी दिखाया गया कि जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तब कैसी समस्या आई। पंत जी ने विभाजन के दुख और सांप्रदायिक विद्वेष की ओर संकेत किया कि जब देश आजादी का उत्सव मना रहा था तब गांधी जी नोआखली में दंगों को शांत करने के लिए मौन व्रत पर थे। और ये सत्य बात, ये सत्य घटना पर आधारित है कि जब हम आजाद हुए, हमें लगा हम आजाद हो गए, लेकिन गांधी जी अलग आपस में एक बड़े विद्रोह पर बैठे थे, क्योंकि वहां पर छुआछूत की दिक्कत थी, वहां पर अस्पृश्यता था, वर्ग विभेद था। और गांधी जी का उद्देश्य था कि हमें अपने आप को आजाद केवल ब्रिटिश से नहीं करना है, हमें इन कमियों से अपने आप को आजाद करना है। ये छुआछूत है, वर्ग भेद है, ऊंच नीच का व्यवहार है, इन सब से हमें अलग करना है अपने आप को, और हमें एक आदर्श व्यक्तित्व वाला जीवन जीना है, एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है। यही गांधी जी का उद्देश्य रहा है। निष्कर्ष अगर हम निकालें, अगर हम कथा वस्तु, मतलब पहले प्रश्न जो मैंने आपको दिया, ये वैसे पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो फाइनली मुक्ति यज्ञ वास्तव में आधुनिक भारत का स्वर्ण इतिहास रहा है। यह काव्य नई पीढ़ी को देशभक्ति, आत्म बलिदान, मानवीय मूल्य की प्रेरणा देता है। और कवि पंत ने गांधी जी को एक युग पुरुष के रूप में चित्रित करके सत्य और अहिंसा की विजय का शंखनाद किया है और दर्शाया है कि कैसे गांधी जी हमारे देश के लिए कितने ज्यादा प्रभावी रहे हैं और उनके नियम, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा कैसे हमें विकसित करने के प्रति पूरी तरह से जुझारू थी। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मान लो मुक्ति खंड काव्य की विशेषता बताओ, 2018 में पूछा गया। विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखो, 17 में पूछा गया। खंड काव्य की विशेषता बताओ, समीक्षा कीजिए, विशेषता बताइए, समीक्षा कीजिए। कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके सामने बने। तो सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, देखो यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। ये जो पूरा कथानक है ना, ये 1921 से लेकर 1947 इसके बीच में जो हमारे भारतीय यानी हमारे देश में हमारे लोगों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन किए, वही इतिहास यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब मुक्ति यज्ञ में पूरी तरह से आधार है कि 1921 से लेकर 1947 तक के सभी आंदोलनों का इतिहास।
प्रमुख रूप से इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाओं का वर्णन है, साथ ही तत्कालीन विश्व की घटना जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का भी वर्णन है, जापान पर गिराए गए जो परमाणु बम है, अणु बम है, आप सभी जानते ही हैं। इसकी व्यापकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसकी कथावस्तु जो है एक महाकाव्य में समाहित हो सकती थी, किंतु पंत जी ने बड़ी कुशलता से इस विशाल फलक को एक छोटे से खंड काव्य में पूरी तरह से चित्रित कर दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि आकार में लघु होते हुए भी मुक्त यज्ञ में महाकाव्य जैसी गरिमा है। इसे लोकहित की दृष्टि से रचा गया, लोगों की भलाई की भावना से रचा गया और कहीं भी काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं है। इसकी कथा वस्तु का जो स्वरूप है वो ऐतिहासिक है, यानी सच्ची घटना पर आधारित है। जैसे बहुत सारी बात आप जब बहुत सारी कथाएं पढ़ते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि सत्य घटना पर आधारित, तो ऐसे ये भी सत्य घटना पर आधारित है। यही बात यहाँ पर कही गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमुख घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन। अब जितनी भी घटनाएं हुई हैं पंत जी ने कविता के रूप में, काव्य के रूप में, दोहों के रूप में, छंद के रूप में पूरी तरह से उसे चित्रित किया है। मुक्त यज्ञ जो है सुनियोजित और सर्गबद्ध रचना नहीं है। इसमें 1921 से 47 तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कथा वस्तु में ऐतिहासिकता का ध्यान रखा गया है। मुक्त यज्ञ से पूर्व जितने ही खंड काव्य लिखे गए उन सभी में कथा वस्तु इतिहास और पुराणों से ली गई है। यह पहला एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें पहली बार किसी कवि ने आधुनिक युग में घटित घटनाओं पर दृष्टि डाली। इस दृष्टि से खंड काव्य का विशेष महत्व है और कवि ने आधुनिक इतिहास की से सामग्री ग्रहण की है। कहने का मतलब कि पहले क्या होता था कि कोई भी बात है, कोई कहानी है, कोई कल्पना है और उसको चित्रित कर दिया, लेकिन नहीं, मुक्त यज्ञ में पंत जी ने केवल वास्तविक घटनाओं की बात की है और कोई चर्चा नहीं की है। गांधीवादी या गांधीवाद की राष्ट्रीय विचारधारा, इसका चिंतन, यानी मुक्त यज्ञ में गांधीवादी विचारधारा का चित्रण हुआ है। कथानक इतिहास पर आधारित है। कथा में भावात्मकता भी है और इसके साथ में काव्यात्मकता भी है, मतलब काव्य रूप भी है। इसमें सत्य, अहिंसा, नारी जागरण, आत्म स्वतंत्रता, हरिजन उद्धार, नशाबंदी, मतलब जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं, जिसे आप कह सकते हैं सामाजिक कुरीतियां हैं, जितने भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं उन सभी पर चर्चा किया गया है, उन सभी पर एक अच्छा विचार किया गया है। आगे बात करेंगे हम सभी। सरल अभिव्यक्ति बात करें तो मुक्त यज्ञ खंड काव्य में गत तत्वों की सरल अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने अलंकारिकता अथवा प्रतीकात्मकता की सहायता नहीं ली है, अपितु ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा के लिए सरलता का विशेष ध्यान रखा है। सामान्यतः जो रचनाकार होते हैं वो अलंकार, रस इसका प्रयोग करके बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, लेकिन पंत जी ने ऐसा नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि अगर ये ऐतिहासिक घटना है, सत्य घटना है, तो सरल शब्दों में, सरल शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से हर व्यक्ति के हृदय तक ये चीज पहुंच सके। कवि ने काव्य अलंकार का प्रयोग न करके इसे बोझिल बनाने से बचा लिया। इस खंड काव्य की प्रमुख विशेषता है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश देखने को मिलता है। इसके बाद में सरल कथा वस्तु, मुक्त यज्ञ की कथा वस्तु अत्यंत विशाल है जो एक खंड काव्य में समाविष्ट नहीं हो सकती। 21 से 47 तक की घटना को एक खंड काव्य में वर्णित नहीं किया जा सकता था, किंतु पंत जी ने इस काल की प्रमुख घटनाओं को काव्य के कथानक में इस प्रकार जोड़ा कि संपूर्ण घटनाएं हमारे सामने सजीव हो उठती हैं, एकदम सामने लगता है कि हम सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। इस प्रकार मुक्त यज्ञ खंड काव्य जो है सत्य पर आधारित खंड काव्य है। इसमें महात्मा गांधी जी ने जो कुछ भी किया वह राष्ट्र, समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया, यही बात यहाँ पर कही गई है। विशेषता या समीक्षा कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। एक तीसरे प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है जो है चरित्र चित्रण से संबंधित, कि खंड काव्य के आधार पर नायक की विशेषता बताइए, गांधी जी की चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए या क्या प्रेरणा मिलती है इसकी बात करिए। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले गांधी जी। अब गांधी जी के बारे में मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, मैं उत्तर आपको लिखा दूंगा, पर हम सभी जानते हैं गांधी जी केवल इस खंड काव्य के नायक नहीं है, गांधी जी हमारे देश के नायक थे और कहा जाता है कि उस सदी के महानायक। और सदी क्या, आज भी हमारी भी सदी के अगर संदर्भ में देखें तो गांधी जी जैसी विचारधारा, उनके जैसा त्याग, उनके जैसा समर्पण अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता हमें। उन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, अहिंसा का मार्ग दिखाया, प्रेम का, भाईचारे का ये मार्ग दिखाया कि हम साथ रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। मानवता का कल्याण किया, लोगों का परम सुख और संतोष प्रदान किया। उनकी चारित्रिक विशेषताओं की अगर मैं बात करूं आपसे तो सत्य और अहिंसा के पुजारी हम सभी जानते हैं। गांधी जी के बचपन से लेकर बड़े तक पूरी कहानी आप सभी जानते हैं कि कैसे वो सत्य के पथ पर चले। एक जब बचपन में उनकी कहानी भी है ना कि जब बचपन में वो
कॉपी लिख रहे थे, एग्जाम दे रहे थे और कुछ गलत लिख रहे थे, तो एक टीचर ने उनसे कहा कि नकल कर लो सामने वाले की, क्योंकि कुछ लोग चेक करने के लिए आए हुए थे, जैसे कि चेकिंग करने आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही आए हुए थे। गांधी जी ने नहीं किया, क्योंकि वो सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें पता था कि जो चीज़ सही है वही सही है। चीटिंग करके आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आपका ज्ञान नहीं बढ़ता और आप खुद भी अपने आप पर विश्वास कभी थोड़े ना कर पाएंगे कि वो नंबर आपके अपने हैं। तो वही सत्य और अहिंसा के पुजारी वो बचपन से रहे हैं। और आप इसमें और एड ऑन कर सकते हो कि कैसे उनके जीवन पर सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रभाव पड़ा, तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, और इन्हीं अस्त्रों के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका मानना था अगर हम सत्य के पथ पर चलेंगे और सही बात बोलेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो डेफिनेटली हम आजाद हो जाएंगे। और यही उद्देश्य था उनका। दृढ़ प्रतिज्ञ थे महात्मा गांधी, जो निश्चय करते थे उसे वो पूरा करते थे। उन्होंने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया उसे वह करके ही रहे, कोई बाधा विघ्न उन्हें पद से विचलित नहीं कर सकी। और उन्होंने नमक तोड़ो कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा को पूरा करके ही दिखाया। और इस प्रकार से आगे देखें, जननायक लोगों के नायक थे महात्मा गांधी, जन जन के प्रिय नेता रहे। उनके एक इशारे पर लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। भारत की जनता ने उनका पूरा साथ दिया और उनके साथ आजादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कराया। आगे बात करें, समदर्शी भी थे, यानी कि वो सबको समान दृष्टि से देखते थे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंची जात हो, चाहे नीची जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी वर्ग विभेद नहीं, उन्हें वो सब कुछ सामान्य दृष्टि से देखते थे। और उन्होंने देश से छुआछूत के भूत को भगाने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। आगे बात करें हम गांधी जी के बारे में, तो वो मानवता के पुजारी थे, है ना। जैसे कि मुक्ति यज्ञ में भी कहा गया है कि उनका संपूर्ण जीवन मानव के कल्याण के लिए समर्पित था। मानव के लिए वो कहते थे कि सबसे प्रेम करना चाहिए, घृणा क्यों करना। ठीक, इसके बाद में अगला लिखोगे, जाति प्रथा के विरोधी थे। और निष्कर्षता कह सकते हैं कि मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी नामक लोकनायक, महान लोकनायक, सत्य अहिंसा के पुजारी, निर्भीक, दृढ़ प्रतिज्ञ और साहसी पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। कवि ने उनमें सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश किया है। और इस प्रकार से ये खंड काव्य आपका यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम है अभय सर हिंदी, सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास का लिंक और पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल आप सभी से विदाई चाहूंगा। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले आप बताइए कि क्या ये मुक्ति यज्ञ जो खंड काव्य आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको इसका उत्तर देना है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो क्या आप इस जिले से बिलोंग करते हैं या नहीं। और अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरी चीज, अगर आप किसी और जिले से बिलोंग करते हैं तो अपने जिले का नाम और अपने जिले में लगने वाले खंड काव्य को कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत जल्द मैं सारे सेशन, सारे खंड काव्य को आपको कराने वाला हूँ। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।